यदि हम क्रिश्चियनिटी को जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में देखें तो 1901 में क्रिश्चियन जनसंख्या 45 व्यक्तियों की थी। 1921 में यह जनसंख्या बढ़कर 4000 हुई। 1931 में यह 10,000 हुई। 1941 में यह 25,000 हुई। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ हजारों का भेद है। वहीं जैसे ही आप स्वतंत्रता के पश्चात आते हैं 1951 में 70,000 के करीब पहुंच जाती है। यहाँ कोई 10-20 हजार का भेद नहीं है, 40,000 का सीधा भेद है। और जैसे ही आप 1960 के दशक में आते हैं तो सीधा 70,000 से लगभग दोगुना 1.5 लाख लोग क्रिश्चियन होते हैं, जो लगभग दोगुना है। 10 साल में दोगुना हो गई। इसमें सिर्फ धर्म प्रचार कारण नहीं हो सकता, अवैध घुसपैठ भी एक प्रमुख कारण होगा। यहाँ पर 1-1.5 लाख की बढ़ोतरी एक नई यथास्थिति का निर्माण करती है। 1960 दशक के पूर्व जो अभी तक जनसंख्या हजारों में थी, अब वह हमें लाखों में दिखती है एवं बढ़ोतरी भी लाखों में ही होती है। 1970 के दशक में 2,80,000, 1980 4,20,000, 1990 6,26,000, 2001 8.5 लाख, 2011 11,80,000। 2011 के सेंसस के अनुसार क्रिश्चियनों की संख्या भी 41% है, वहीं हिंदुओं की संख्या भी 41% ही है। पंगल मुस्लिम 8% हैं, जो औपचारिक रूप से अपने आप को सनमाही धर्म से जोड़ते हैं। उनकी संख्या 7% है। यदि हम गैर हिंदुओं को संगठित रूप से देखें तो क्रिश्चियन और पंगल दोनों मिलकर बनाते हैं 49%। यदि हम सनमाही धर्म के मानने वालों को भी इसमें जोड़ते हैं तो होता है 56%। यदि हम सनमाही धर्म के मानने वालों को हिंदू धर्म के साथ जोड़ते हैं तो होता है 48%। और यह सारी जानकारी 2011 के सेंसस की है। 10 साल में आए और बदलाव इसमें सम्मिलित नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि हिंदू अधिकतम वे हैं जो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। मेतेई समुदाय में हिंदू धर्म को मानने वालों की बाहुल्यता है। अन्य समुदाय में जैसे कुकी नागा, उनमें क्रिश्चियन धर्म को मानने वालों का बहुमत है। कुकी नागा जिसमें क्रिश्चियनिटी का प्रभुत्व है, वह शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। वहीं मेते जिनमें हिंदू जनसांख्यिकी बहुमत में है, वे शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है, अपितु इसकी मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सम्मिलित किया जाए। इसके पश्चात इन उग्र घटनाओं का उदय हुआ। इसी रिलीजियस आइडेंटिटी को हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी देख सकते हैं। जहां नागा एवं कुकी के नाम पर राजनीतिक दल हैं, वहीं सनमाही, मेती, हिंदू ऐसे कोई राजनीतिक दल मणिपुर में नहीं है। यह तथ्य हमें उग्रवादी संगठनों के नाम में भी देखने को मिलता है। नागा उग्रवादी संगठन मांग करते हैं ग्रेटर नागालैंड की। NSCN जो सबसे भयावह नागा उग्रवादी संगठन है, वह मांग करता है ग्रेटर नागालैंड की, जिसमें प्रमुख केंद्र बिंदु है नागालैंड फॉर क्राइस्ट। वहीं कुकी उग्रवादी संगठन मांग करते हैं एक कुकी लैंड की, जिसमें भारत की एवं म्यांमार की भूमि दोनों को सम्मिलित करके एक कुकी होमलैंड का निर्माण किया जाएगा। परंतु इसके समानांतर कोई मेती लैंड, सनमाही लैंड की मांग अभी तक किसी उग्रवादी संगठन ने नहीं की। वहीं पर पंगल मुस्लिम के उग्रवादी संगठन जैसे PULF, पीपल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, अपने घोषणा पत्र में यह बहुत स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है, वह भी वैधानिक मार्ग से नहीं, सशस्त्र विद्रोह के मार्ग से। यह संगठन पूर्व में तालिबान के समानांतर अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में मुस्लिम स्त्रियों के लिए ड्रेस कोड भी लागू कर चुका है। इसी प्रकार कई और पंगल मुस्लिम के उग्रवादी संगठन भी हैं, जैसे इस्लामिक नेशनल फ्रंट, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फ्रंट, यूनाइटेड इस्लामिक लिबरेशन आर्मी। यह सभी अपने नाम में स्पष्ट रूप से इस्लाम का प्रयोग करते हैं और अपने उद्देश्यों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। यह दावा करते हैं कि इनके उद्देश्य इस्लाम से ही प्रेरित हैं। मणिपुर के उग्रवादी संगठन जिनमें मेती समुदाय के लोग अधिक हैं, उनकी स्थापना के मूल में भी मेती समुदाय की संस्कृति नहीं अपितु कम्युनिस्ट विचारधारा है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF, RGM रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट फॉर मणिपुर, PLA पीपल लिबरेशन आर्मी चीनी सरकार की सेना का नाम है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि वह माओवाद से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने अपनी उग्रवादी संगठन का नाम भी PLA के नाम पर ही रख दिया। तो यदि हम कम्युनिज्म को भी एक रिलीजन के तौर पर माने तो कुछ सदस्य कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर भी अपनी संस्कृति से दूर हुए हैं। UNLF संगठन, जिसे सबसे पुराना मेती समुदाय का संगठन कहा जाता है, वह संगठन भी एक इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट मणिपुर की मांग करता है। उस संगठन में सिर्फ मेते हिंदू नहीं है। उस संगठन का जब निर्माण हुआ था उस काल में भी उस संगठन में मेते हिंदू नहीं थे, उस संगठन में पंगल मुस्लिम भी थे, उस संगठन में दूसरे धर्म के लोग भी थे।
इसी के समान पीएलए, जिसे सामान्यतः मेतेई बहुमत वाला उग्रवादी संगठन कहा जाता है, वह भी अपने उग्रवादी संगठन के उद्देश्य में एक स्वतंत्र स्वायत्त मणिपुर के निर्माण करने की घोषणा करता है, जिसमें मेतेई, नागा, कुकी सबके समान अधिकार होंगे। इन संगठनों के इतिहास में आईएसआई से सहयोग लेना, आईएसआई से ट्रेनिंग लेना, म्यांमार के उग्रवादी संगठनों से ट्रेनिंग लेना, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को सहयोग देना, यह सब भी सम्मिलित है। ये तथ्य इस विषय से जुड़े हैं कि कौन सा समुदाय सामाजिक रूप से अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रखर रूप से अभिव्यक्त करता है। जिस प्रकार धर्म को अर्थ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अधर्म को अनर्थ की आवश्यकता होती है। वही अनर्थ अफीम की खेतों से उत्पन्न होने वाला राजस्व है, जो अफीम उत्पन्न करने वाले क्षेत्र पूर्व में नागा उग्रवादी संगठनों के प्रभुत्व में थे, आज वह प्रमुखता कुकी उग्रवादी संगठनों के प्रभुत्व में है। हम आज के यथार्थ का अवलोकन करें तो कई लोग यह प्रश्न भी उठाते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि कुकी समुदाय के साथ कोई हृदय विदारक घटना ने संपूर्ण राष्ट्र में भूकंप ला दिया एवं केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया भी आई, परंतु जब मेते समुदाय के साथ ऐसा होता है तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं केंद्र सरकार से क्यों नहीं आती? इसका एक संभावित कारण बीजेपी के नेतृत्व में बना गठबंधन भी हो सकता है। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने एक गठबंधन की स्थापना की थी, जिसे नेडा कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। उस गठबंधन में पूर्वोत्तर की कई स्थानीय राजनीतिक पार्टियां थी। उसी गठबंधन के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव लड़ती है। 2022 के मणिपुर विधानसभा के यदि हम चुनाव देखें, हम यह पाएंगे उस गठबंधन में कुकी पीपल अलायंस नामक राजनीतिक पार्टी है, जिसने मणिपुर विधानसभा में 2 सीट हासिल की है। यदि हम उस गठबंधन में सम्मिलित राजनीतिक पार्टियों का विश्लेषण करें तो हम यह पाएंगे कि उन गठबंधन में क्रिश्चियनिटी का प्रभुत्व है। इसी प्रकार से नागा पीपल फ्रंट एक पार्टी है जिसका प्रमुख वोट बैंक क्रिश्चियन है। इसी प्रकार से वहां एक पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके प्रमुख गैरो क्रिश्चियन है। संभवतः यही कारण है कि मणिपुर के 10 कुकी एमएलओ ने यह आह्वान किया था कि उन्हें एक अलग राज्य अथवा अलग व्यवस्था दी जाए, क्योंकि वह मेतेई के साथ सुरक्षित नहीं है। हालांकि एन बीरेन सिंह मेतेई है। यदि केंद्र सरकार कुछ करना चाहे तो उसके पास अनेकों मार्ग है, चाहे मणिपुर के संबंध में किसी संसदीय विधेयक को पारित करना हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश हो, चाहे किसी मंत्रालय द्वारा मणिपुर के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी करना हो, चाहे जम्मू कश्मीर के समान किसी रीऑर्गेनाइजेशन बिल के द्वारा वहां का पुनर्गठन करना हो, यह सारे मार्ग केंद्र सरकार के लिए सदैव ही खुले हैं। चाहे अनुच्छेद 355 का उपयोग कर वहां की सरकार को निर्देश देना हो, यदि किसी राज्य में किसी नागरिक के जीवन के अधिकार का हनन होता है तो यह संवैधानिक कर्तव्य केंद्र सरकार का भी है कि वह उस जीवन के अधिकार की रक्षा करे। प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म है, यह हमारे शास्त्र कहते हैं। चाहे शास्त्रीय तौर पर हो, चाहे संवैधानिक तौर पर हो, केंद्र सरकार का तो यह दायित्व है ही कि वह जीवन की रक्षा करे। यदि मेरा यह प्रयास आपके अंतःकरण को स्पर्श करता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।